Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal presenting you daily editorial analysis covering 21st April 2022. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इस एडिटोरियल में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज़ की थी ये उससे रिलेटेड है. हमने हमारी लास्ट वीडियो में भी कल की वीडियो में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की जो की फाइंडिंग्स थी उन्हें डिस्कस किया. तो सबसे पहले तो ग्लोबल ग्रोथ के लिए 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में इसे जनवरी में प्रोजेक्ट किया गया था कि जो ग्रोथ रहने वाली है दैट इज़ अराउंड 4.4%. हाउएवर इसमें अब शार्प डिक्लाइन आ चुका है और ग्लोबल ग्रोथ अब 3.6% पे आ चुकी है. एंड अगर हम इसे 2021 के एस्टीमेट के अकॉर्डिंगली देखें तो तब एस्टीमेट किया गया था कि द ग्रोथ वुड बी ऑफ अराउंड 6.1%. तो उसके कंपैरिजन में तो ये एक काफ़ी बड़ा शार्प डिप है. एंड इसमें जो बड़ा फैक्टर है दैट इज़ द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. जो पोस्ट कोविड रिकवरी हो रही थी इसे काफ़ी ज़्यादा यूक्रेन क्राइसिस ने अफेक्ट किया है. एंड इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में आईएमएफ ने जो वॉलेटाइल कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं और जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस चल रही हैं उसे लेकर वार्निंग्स दी हैं. तो देयर आर सो मैनी फैक्टर्स विच आर राइट नाउ अ चैलेंज. सबसे पहले तो हमारी जो पोस्ट कोविड रिकवरी थी उसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने इम्पैक्ट किया है. एंड इसके अलावा वी हैव सीन दैट चाइना में भी अब दोबारा वी हैव सीन दैट लॉकडाउन्स लगे हैं. तो इनकी वजह से जो हमारी सप्लाई चेन है वो पूरी तरीके से डिसरप्ट हो रही है. एंड इस सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से जो ग्लोबली ग्रोथ रेट है वो भी डिक्रीज़ हो चुकी है. एंड आईएमएफ की इस रिपोर्ट में आईएमएफ ने ये भी मेंशन किया है कि फ़िलहाल कोई भी प्रोजेक्शंस करना ये काफ़ी अनसर्टेन है बिकॉज राइट नाउ वी आर फेसिंग अनप्रेसिडेंटेड नेचर ऑफ शॉक्स इन द वर्ल्ड. एंड ओवरऑल ग्रोथ और भी स्लो हो सकती है और इन्फ्लेशन फर्दर और इंक्रीज़ कर सकती है. एंड अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी इंडियन रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो हमारे यहाँ पे तो रिटेल इन्फ्लेशन ऑलरेडी 6.1% का जो आरबीआई का थ्रेश होल्ड है इसे क्रॉस कर चुकी है. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने थ्रेश होल्ड रखा है कि जो इन्फ्लेशन है वो ±4% होना चाहिए. तो ईदर इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 2 to 6%. लेकिन ये हमारी मैक्सिमम थ्रेश होल्ड लिमिट है जिसे प्रेजेंटली हमारी इन्फ्लेशन 6.1% पे चल रही है और इसे क्रॉस कर चुकी है. नाउ इंडिया की ग्रोथ रेट को डिक्रीज़ भी आया है एंड इसमें बड़ा जो फैक्टर रहा है दैट इज़ द हायर ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन. एंड इसी के साथ साथ जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है वो भी वीकन अप हो रही है. एंड देन देयर इज़ अ ड्रैग ऑन नेट एक्सपोर्ट्स एज वेल. सो इंडिया के लिए इस साल आईएमएफ ने जो ग्रोथ एक्सपेक्ट की है दैट इज़ 8.2% एंड काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स आईएमएफ ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में मेंशन किए हैं. वेल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है. तो इट इज़ रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 से रिलेटेड है. वेल दिस क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल इसे प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया है. एंड हमने इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल को भी हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बिकॉज कल ही पेपर में ये आया था कि प्रेसिडेंट ने इस बिल को असेंट दे दिया है. एंड नाउ दिस हैज़ बिकेम एन एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022. नाउ इस एक्ट से पुलिस और जो प्रिजन अथॉरिटीज़ हैं उनकी जो पावर है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ द कॉन्विक्ट्स एंड अदर बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल मैटर्स वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई है. नाउ एलिगेशंस लगाई जा रही थी कि जो एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड इसका मिसयूज़ हो सकता है.
वेल इस एक्ट से पहले हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 था, लेकिन इस एक्ट का जो स्कोप था वो काफ़ी लिमिटेड था, क्योंकि एज़ पर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट हम सिर्फ फिंगर इम्प्रेशंस और फुट इम्प्रेशंस ही ले सकते थे। बट जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट है, इससे जो मेजरमेंट्स का स्कोप है वो काफ़ी इंक्रीज होता है। इट ब्रॉडन अप द स्कोप ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट। इस न्यू एक्ट के अंदर फिजिकल मेजरमेंट्स जैसे कि फिंगर इम्प्रेशन, पाम प्रिंट्स, फुटप्रिंट इम्प्रेशन, फोटोग्राफ्स, आइरिस एंड रेटिना स्कैन, बायोलॉजिकल सैम्पल एंड द एनालिसिस, इसके अलावा बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं लाइक सिग्नेचर कैसी है, हैंडराइटिंग कैसी है, ये सब यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अलॉन्ग विद दिस, अगर CRPC के सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग कोई और एग्जामिनेशन भी अगर चाहिए तो वो भी यहाँ पे अलाउड है। तो अकॉर्डिंग टू CRPC जो एग्ज़ामिनेशन जो होती है ऑफ द एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, इसमें आप ब्लड एग्जामिनेशन कर सकते हैं, सीमेन एग्जामिनेशन कर सकते हैं। लेट्स से कोई सेक्सुअल ऑफेंस का केस है तो स्वैब ले सकते हैं, स्पूटम, स्वेट, हेयर सैंपल, फिंगर लेन क्लिपिंग, ये सब लिया जा सकता है। और इनको बाय यूजिंग द मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स, जिसमें जैसे कि DNA प्रोफाइलिंग आ जाती है, इन सब को यूज़ करके आप इसको एज एन एविडेंस, एज अ सैम्पल, एज एन आइडेंटिफिकेशन हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि जो स्कोप इंक्रीज़ हुआ है मेजरमेंट्स का इस एक्ट के अंदर, इसमें सिर्फ और सिर्फ मर्ज कर दिया गया है। जो मेजरमेंट्स का जो स्कोप है, जो IPA में था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट में था, और जो CRPC के जो प्रोविजंस हैं, इन सब को मर्ज करके हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट आता है, जिसमें मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन को इंक्लूड किया जाता है। वेल इस एक्ट में जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको इसलिए एम्पावर नहीं किया जाता कि वो एक्सप्लिसिटली कोई भी मेजरमेंट्स ले सकते हैं। दे कैन ऑल्सो यूज़ द लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। इस तरह से जो पुलिस फोर्सेस हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनको एम्पावर किया गया है। हमारा जो पुराना कोड था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर कोई भी प्रोविजंस प्रेजेंट नहीं थे। हाउएवर, लॉ कमीशन की 41st रिपोर्ट में ये कहा गया दैट देयर इज़ नेसेसिटी ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। एंड इस लॉ कमीशन की इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया था कि जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन लिया जा रहा है दैट इज़ डन फॉर इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। एंड ये कहीं से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 इसे ऑफेंड नहीं करता। और ये जो रिकमेंडेशंस थी जिसको CRPC में इंक्लूड किया गया, एंड ये लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी 1969 में आई थी, और उसके बाद इसकी रिकमेंडेशंस को CRPC में 1973 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया एज सेक्शन 53। एंड जिसके बाद अमेंडमेंट दोबारा होती है CRPC में, एंड फिर वहाँ पे दिया जाता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, उसे भी सेक्शन 53 के अंदर ऐड किया गया। एंड इसके अंदर कोई भी लीगल बैकिंग फॉर मटीरियल और बायोलॉजिकल सैम्पल ऑन विच द मेडिकल एग्जामिनेशन कुड बी कंडक्टेड, उसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। सिमिलरली सेक्शन 311A आता है, जिसके अंदर जो स्पेसिमेन के जो सिग्नेचर्स हैं या हैंडराइटिंग की इन्वेस्टिगेशंस भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं ना। 1961 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू का केस आता है, जिसके अंदर एक पर्सन को कस्टडी में लिया जाता है गिविंग हिज स्पेसिमेन ऑफ हैंड राइटिंग और सिग्नेचर और इम्प्रेशन ऑफ हिज थंब, फिंगर, पाम, फुट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। और ये कहा गया कि दिस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन टू बी विटनेस अंडर आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे केसेस आए जहाँ पे कहा गया कि ब्लड सैंपल जो आप ले रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ DNA टेस्टिंग, सपोज आप हेयर सैंपल ले रहे हैं, वॉइस सैंपल लिया जा रहा है, दैट इट इज़ नॉट बेसिकली अमाउंटिंग टू कंपेल एन इंडिविजुअल टू बिकम विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन नॉट कंपेल एन इंडिविजुअल टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो यहाँ पे क्लियर किया गया कि जो भी ये इम्प्रेशंस लिए जाते हैं, मेजरमेंट्स किए जाते हैं, दिस डज नॉट कम अंडर कंपेलिंग वन सेल्फ अगेंस्ट देमसेल्व्स ओनली ना। इस इन्वेस्टिगेशन में या इन टेक्निक्स में द ओनली एक्सेप्शंस आर साइंटिफिक टेक्निक्स,
जैसे कि आप किसी की नार्को एनालिसिस नहीं कर सकते, पॉलीग्राफी, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में ये कहा था कि इस तरह की टेस्टिमोनियल कंपल्शंस अगर ये कंडक्ट किए जाते हैं विदाउट कंसेंट, देन दिस इज़ प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सीआरपीसी का जो सेक्शन 53 है उसके अंदर ये जो टेस्ट हैं ये स्कोप ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आते, लाइक अदर टेस्ट के अंदर ये इंक्लूड नहीं होते। एंड इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सर्टन गाइडलाइंस भी इशू की थी। नाउ ये जो एक्ट है इट डज नॉट ले एनी स्पेसिफिक डिटेल्स रिगार्डिंग द साइंटिफिक टेस्ट in terms of analysis of the blood sample or otherwise. Taking any sample or measurement for the sake of identification or comparison would not only automatically violate any constitutional provision. Now, the validity of any new scientific technique to be applied in future would need to be tested. तो उसको आपको टेस्ट करना पड़ेगा। इंडियन जो हमारा प्रिजनर्स एक्ट था, प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन एक्ट था, इसके अंदर 3 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को इंक्लूड किया जाता था। इधर कोई कन्विक्ट है किसी ऑफेंसिबल क्राइम का जिसकी पनिशमेंट एटलीस्ट 1 ईयर और अपवर्ड्स की होनी चाहिए, तो उनको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता था। या फिर कोई ऐसा पर्सन हु वांटेड टू गिव सिक्योरिटी फॉर देयर गुड बिहेवियर, एंड देन देयर इज पर्सन हु इज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद एन ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल विद रिग्रेस पनिशमेंट ऑफ 1 ईयर और अपवर्ड्स। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है वो भी हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इट्स अबाउट द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022। वी सॉ कि इससे पहले ये बिल पास किया गया था पार्लियामेंट में, जिसमें दिल्ली की जो 3 म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली एंड ईस्ट दिल्ली, इसे मर्ज किया जाए, इसकी यूनिफिकेशन के लिए बिल पार्लियामेंट में पास हुआ था, जिसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपना कंसेंट दे दिया है। एंड नाउ वी हैव द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022। तो इस मूव में, इस एक्ट के थ्रू जो ट्राइफिकेशन हुई है दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 2012 में, उसे यहाँ पे यूनिफाई किया जाएगा। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो अमेंडमेंट की है, दिस हैज़ बीन डन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 239AA of our constitution. These basically provides provision for the special status to Delhi. So this is based on this article. This article empowers parliament to make laws for the state of Delhi on any matter. तो इस लॉ के अंदर बेसिकली जो पावर है to determine the number of wards, extent of each ward, reservation of seats, number of seats in a corporation, ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। कितने सीट्स होनी चाहिए काउंसिलर्स की इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती है। सो बाय एक्सरसाइजिंग दैट पावर, द नंबर ऑफ काउंसिलर्स इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 272 टू 250। वेल, इस पर्टिकुलर एक्ट को लेकर ये भी कहा जा रहा है दैट इट इज़ अ डेंट इन फेडरल आर्किटेक्चर। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कॉन्शियसली चोजन to overlook Part 9A of the Constitution. Part 9A that state that it will be the legislature of the state that is empowered to make laws concerning the representation to the municipalities. Now इसे लेकर सेंटर की तरफ से आर्ग्यूमेंट ये है कि आर्टिकल 239AA can be applied over and above Part 9A of the Constitution. एंड यहाँ पे याद रखिएगा कि जो पार्ट 9A है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इट डील्स विद द म्यूनिसिपैलिटीज़, एंड दिस वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, एंड देन इट वाज सक्सीडेड बाय द 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991, जिससे कि आर्टिकल 239AA ऐड किया गया था। सो यहाँ से क्लियर होता है कि इट मीनिंगफुली कंक्लूडेड दैट इफ़ द इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट वाज टू एक्सक्लूड दिल्ली फ्रॉम द पर्पट ऑफ पार्ट 9A, तो इससे पहले दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 3 रीजन्स में स्प्लिट किया गया था, ईस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। 2012 में ये किया गया था।
This split was first proposed in 1987 by Balkrishnan Committee report. Then it was even further blustered in 2001 by Virendra Prakash Committee report. एंड जिसके बाद एक 7-member दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली पैनल भी सेटअप किया गया था इन 2001 to study the recommendations and suggest the modalities. Now the recommendations has to be processed by the central government, जिसके लिए एक another committee was constituted under the chairmanship of Ashok Pradhan to study this issue. So the proposal finally took shape in 2011 and the law to trifurcate the municipality of Delhi was enacted. Although the plan to split the Delhi municipality was well thought and studied, but the decision to reunify has been done at the behest of central government without any study or consultation. Moving ahead, our next news article is about James Webb Space Telescope. James Webb Space Telescope, which is a large infrared telescope with an approximately 6.5 meter primary mirror. It is a telescope which has been launched on Ariane 5 rocket from French Guiana. It was formerly known as the Next Generation Space Telescope, but then it was renamed in 2002 after a former NASA administrator, James Webb. So now इस जेम्स वेब टेलीस्कोप के अगर हम मेन फीचर्स देखें तो इसमें प्राइमरी मिरर्स प्रेजेंट हैं जिसमें 18 सेपरेट सेगमेंट्स हैं जो कि अनफोल्ड हो सकती हैं. दे कैन एडजस्ट देयर शेप्स आफ्टर द लॉन्च. एंड ये जो मिरर्स हैं दे बेसिकली मेड अप ऑफ अल्ट्रा लाइट वेट बेरेलियम. एंड जेम्स वेब का जो बिगेस्ट फीचर है दैट इज़ अ टेनिस कोर्ट साइज 5-layer सनशील्ड. ये जो 5-layer सनशील्ड है इससे सन से जो हीट आती है मोर देन 1,000,000 टाइम्स ये उसको एटेन्यूएट कर सकता है. इसी के साथ साथ इसमें एक क्रायो कूलर भी है बेसिकली फॉर कूलिंग दी मिड इंफ्रारेड डिटेक्टर्स ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट्स. देन इफ वी टॉक अबाउट द वेवलेंथ, जेम्स वेब में 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं टू कैप्चर द इमेजेस एंड स्पेक्ट्रा ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर 0.6 से लेकर 28 माइक्रोन्स तक की जो वेवलेंथ है वो ये कवर कर सकता है. जो इंफ्रारेड पार्ट होता है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का दैट इज़ फ्रॉम 0.75 माइक्रोन्स टू फ्यू 100 माइक्रोन्स. एंड द वेवलेंथ ऑफ वेब टेलीस्कोप it is from 0.6 to 28 microns. इसका साइज़ की अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी मिरर है इसका कुछ 6.5 meters in diameter इसका साइज़ है. And it is very significantly large in collecting area than the mirrors of the current generation of the space telescope. Now what was the purpose of James Webb telescope? हर एक फेज़ में हमारे यूनिवर्स की जो हिस्ट्री रही है उसके हर एक फेज़ को स्टडिंग करना, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ल्यूमिनस ग्लो आफ्टर द बिग बैंग, देन द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम विच इज़ केपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ ऑन प्लैनेट्स लाइक अर्थ, एंड हाउ दिस एंटायर सोलर सिस्टम हैज़ इवॉल्व्ड. इन सारे एम्स को लेकर जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है. It is an example of collaborative science and human ingenuity. इसे लेकर नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी की इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ इसे लॉन्च किया गया है. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर. हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में जो भी इम्पॉर्टेंट करंट्स थे हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन सभी एडिटोरियल्स को यहाँ पे डिस्कस किया है. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. ऑल्दो आज के जो एडिटोरियल्स रहे हैं ये बेसिकली करंट अफेयर्स बेस्ड रहे हैं. इन एडिटोरियल्स को हम काफ़ी डिटेल में हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. सो इफ़ यू वांट टू फॉलो दीज एडिटोरियल्स इन मच मोर डिटेल you can also watch yesterday's daily current analysis. So that is all for today. I will see you in my next one. Thank you so much. Thanks for watching.